करते हैं वो सफर जिसने हमारे देश को कह सकते हैं गढ़ा है। हाँ, 90 साल। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा आंदोलन था जो करीब करीब एक सदी तक चला। सोचिए, इसकी शुरुआत 1857 के विद्रोह के आसपास होती है और ये सिलसिला 1947 यानी आज़ादी मिलने तक चलता ही रहता है। सही कहा गया है। ये पूरा सफर साहस, त्याग और अटूट देशभक्ति की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी, इतने सालों बाद भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। तो फिर इस 90 साल के लंबे सफर को ठीक से समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखना सबसे अच्छा रहेगा। पहला दौर था उदारवादियों का, फिर आया उग्रवादियों का दौर और आखिर में गांधीवादी युग। हर दौर की अपनी अलग पहचान थी, अपने अलग नेता थे और हाँ, संघर्ष के तरीके भी बिल्कुल अलग थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से, उदारवादी युग। यहीं से कह सकते हैं संगठित राजनीति की पहली नींव रखी गई थी। ये वो दौर था जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेता, इनका मानना था कि अंग्रेजों से लड़ने के बजाय उनसे बातचीत की जाए। प्रार्थनाएं, याचिकाएं, इसी के जरिए संवैधानिक सुधारों की मांग हो रही थी। एक तरह से सिस्टम के अंदर रहकर ही बदलाव लाने की कोशिश थी। लेकिन ये सब कब तक चलता? 20वीं सदी की शुरुआत होते होते लोगों का सब्र जवाब देने लगा। प्रार्थनाओं और याचिकाओं से अब बात नहीं बन रही थी और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब मांग सिर्फ सुधार की नहीं थी, बल्कि पूर्ण स्वराज की थी। और इसी बड़े बदलाव के साथ हम आ पहुंचते हैं दूसरे दौर में, उग्रवादी युग। अब आवाज और बुलंद हो गई थी और तेवर और भी सख्त। इस दौर में नए नेताओं का उदय हुआ। नाम तो सबने सुना ही होगा, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इस तिकड़ी ने साफ साफ कह दिया कि अब छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। उनकी एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज, यानी अब हमें अपना शासन चाहिए। और फिर 1905 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कह सकते हैं आग में घी का काम किया, बंगाल का विभाजन। बस इसी एक घटना ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा की कि विरोध के स्वर और भी तेज हो गए। बंगाल विभाजन के बाद का जो वक्त था वो राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल वाला रहा। देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जहां कांग्रेस और लीग साथ आए, और इसी दौरान होम रूल आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा था जो आगे की राजनीति को आकार दे रहा था। अब तक जो आंदोलन था वो नेताओं और पढ़े लिखे वर्ग तक ज्यादा सीमित था, लेकिन इसके बाद जो दौर आया उसने सब कुछ बदल दिया। अब ये आंदोलन कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश का बनने वाला था, एक सच्ची जनक्रांति। ये हुआ 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। उनके आने से आज़ादी की लड़ाई का, कह लीजिए, पूरा नक्शा ही बदल गया। सत्याग्रह और अहिंसा, ये ऐसे हथियार थे जिन्होंने देश के आम से आम आदमी को, करोड़ों लोगों को इस आंदोलन से सीधे जोड़ दिया। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक नारा दिया जिसने पूरे देश में जोश भर दिया, करो या मरो। ये एक तरह से आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान था। गांधी जी की रणनीति को समझना हो तो उनके इन 3 बड़े आंदोलनों को देखना होगा। पहले असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 ऐसे राष्ट्रव्यापी अभियान थे जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को एक साथ खड़ा कर दिया। और मजे की बात यह है कि इन सभी बड़े आंदोलनों के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह थी, एक ट्रिगर था। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, और करो या मरो का नारा तो भारत छोड़ो आंदोलन का आधार ही था। मतलब हर बार जनता के गुस्से को एक संगठित अहिंसक आंदोलन में बदला गया। तो इन दशकों के लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद आखिरकार वो मंजिल आई जिसका सबको इंतजार था। साल 1947, 90 सालों का वो साहस, वो बलिदान, वो अटूट देशभक्ति, सब कुछ आखिरकार रंग लाया और एक आज़ाद भारत का सवेरा हुआ। और ये पूरी कहानी हमें आज एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज़ादी के लिए हुए इस 90 साल के महाकाव्य से मिले सबक और बलिदान आज भी हमारे देश को, हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित कर